मैं जगन्नाथ कुशवाहा, संपादक निर्यातक खेती बाड़ी कृषि मासिक पत्रिका। आज मैं भारतीय शिशु मंदिर के प्रांगण में आया हुआ था और यहाँ पर जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आए थे उनके प्राइज़ वितरण, उनको प्रोत्साहित किया गया। सर्टिफिकेट ही नहीं दिया गया, उनका प्रमाण पत्र ही नहीं दिया गया, बल्कि उनके साथ साथ उनको कुछ गिफ्ट में भी दिया गया। जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आए थे, और बच्चों को जो यहाँ के संस्थापक थे डॉक्टर बैजनाथ जी ने प्रेरित किया कि जो बच्चे पिछड़ गए हैं वो मेहनत करके आगे आ सकते हैं, और प्रेरणा स्रोत उन्होंने बहुत अच्छी बात भी कही। और आज मैं पहली बार इस अवसर पर आया हुआ था और भारतीय शिशु मंदिर से पढ़े, यहाँ से बढ़े एक प्रतिभावान व्यक्तित्व के पास भी मैं आया हूँ, जिसका नाम है डॉक्टर अभिषेक वर्मा। डॉक्टर अभिषेक वर्मा इसी भारतीय शिशु मंदिर से कक्षा 8 पास किए। इसके बाद ये जाकर के जेपी मेहता बनारस से हाई स्कूल इंटर किया। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भारत की जानी मानी विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी किया, और इसके बाद जेएनयू में जा कर के इन्होंने पीएचडी किया, और आज भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के किसी विभाग में ये एक साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं ले चलता हूँ उनके पास, आपको उनसे कुछ सवाल करूँगा देश के लिए, समाज के लिए, और आप खुद उनकी जुबानी सुनेंगे। डॉक्टर अभिषेक वर्मा से। अभिषेक वर्मा जी, आप हमें बताएं कि आप इस समय पर्यावरण मंत्रालय में कहाँ हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, और पर्यावरण के में काम करते हुए आप देश के में पर्यावरण के महत्व पर भी थोड़ी हमको अपने विचार दें। नमस्कार, धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। मैं इस समय साइंटिस्ट बी के पद पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में कार्यरत हूँ, जो कि एक भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, स्वायत्त इंस्टीट्यूट है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को वन अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ही है वन पे अनुसंधान करना। वन पे अनुसंधान कैसा होता होगा, यह जो आज हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वह क्षेत्र कभी वन ही हुआ करता था। तो जब हमारी समाज का विकास हुआ, विकास कहें या इवोल्यूशन कहें, जब हुआ तो हमें रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो हमने धीरे धीरे वनों को थोड़ा काटना शुरू किया। वनों को काटते काटते हम एक ऐसे स्थिति पे पहुंच गए जब हमने एक बहुत बड़े क्षेत्रफल का वन ही काट डाला। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ाया, और उस अंग्रेज़ों ने और वृहद स्तर पर वनों का विनाश किया। यह करते करते अंग्रेज चूँकि 200 साल रहे हमारे देश में। 200 साल बहुत बड़ा समय होता है, जिसमें उनको लगने लगा था कि वो अनंत काल के लिए यहाँ राज करने वाले हैं। तो उनको ऐसा आभास हुआ कि अगर हम अपने इस क्षेत्र का, अपने इस कॉलोनी का सारा वन का दोहन कर लेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने इसको सोचते हुए कि वनों को किस प्रकार से थोड़ा संभाला जाए, वन अनुसंधान संस्थान को स्थापित किया। 1880 के दशक में वन अनुसंधान संस्थान को स्थापित किया गया था। तब ब्रैंडिस साहब जो जर्मनी के थे, उन्होंने उसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब से वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थापित है, जिसको समय के साथ इसको काफ़ी बड़ा किया गया। 1919 में इसका 1929 में एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण कराया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही दार्शनिक है और एक देहरादून का एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो वन अनुसंधान संस्थान में वनों पे अनुसंधान होता है, वनों पे रिसर्च होता है। वो यह इस चीज़ के लिए होता है कि किस तरह से हम वनों को यथास्थिति में सुरक्षित रखें व आने वाले समय में भी सुरक्षित रख सकें। उसमें अनेकों तरह के रिसर्च होते हैं, जैसे सिल्वीकल्चर,
मतलब कि किस तरह से वन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। केमिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री में किस तरह से हम वहाँ के लाए उत्पादों को केमिकली हम ट्रीट करके हम कुछ प्रोडक्ट बनाएं जो कि मार्केट में बिके। NWFP है, मीन्स नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब कि बिना पेड़ के काटे हुए, नॉन वुड मतलब जो लकड़ी ना हो, जैसे उसके फूल हो गए, फूलों से इत्र निकालना हो गया, इस तरह के विभिन्न चीज़ों को, वनों की उपज को किस तरह से हम मार्केट में ले जाएं और वहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा मिले। क्योंकि हम ज़मीनी क्षेत्र से आते हैं तो हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि वन में कौन लोग रहते हैं। तो जो लोग ये नहीं जानते उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, वनों के चारों ओर अनेकों लोग रहते हैं, अनेकों लोग जिनको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। वह उनका घर है, वह जैसे हमारे घरों के पास खेत होता है या हमारे बगीचे होते हैं, हम वहाँ से कुछ कुछ डिपेंडेंट होते हैं, उसी तरह लोगों के पास वन होते हैं। वनों से वह थोड़ी लकड़ियाँ लाते हैं, वनों से थोड़ी वह पत्तियाँ लाते हैं जो अपने पशुओं को खिलाते हैं। वह पूरा का पूरा वन, इसलिए NWFP जो नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो इस पे केंद्रित है कि किस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम समाज के उत्थान में कार्य कर सकें। मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब कि फॉरेस्ट इकोलॉजी, फॉरेस्ट किस तरह से, फॉरेस्ट मतलब वन किस तरह से अपने चारों ओर उपस्थित जीवित एवं अजीवित चीज़ों से परस्पर संबंध स्थापित करता है। और क्लाइमेट चेंज मतलब कि किस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो मेरे विभाग में, मेरे प्रभाग में फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज पे कार्य होता है। मेरा जो कार्य है मुख्यतः वो फॉरेस्ट के इकोलॉजी पे काम है। 2 पेड़ होते हैं मैं जो अभी मुख्यतः कार्य कर रहा हूँ। एक चीड़ का पेड़ होता है जिसको पाइन कहते हैं, एक बांज का पेड़ होता है जिसको ओक कहते हैं। तो यह ओक का पेड़ ठंडी जगहों में मिलता है, यानी कि पहाड़ पे ऊपर की ओर मिलता है, चीड़ नीचे की ओर मिलता है। तो जलवायु परिवर्तन होने से यह चीड़ ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि जो ठंडा प्रदेश था वो भी गर्म हो रहा है। तो यह किस तरह से ऊपर खिसक रहा है, क्यों खिसक रहा है, तो मैं इसकी जड़ों पे थोड़ा काम कर रहा हूँ। क्योंकि जो मृदा होती है वह जननी होती है, तो मृदा में होने वाला कोई भी परिवर्तन पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे, यानी कि पारिस्थितिकी पे फ़र्क डालता है। तो मैं जड़ों के साथ साथ अन्य भागों पे, अन्य रूपों में उसको अध्ययन करके समझना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। यह तो एक पक्ष हो गया। और इसके साथ साथ हमारे प्रभाग में अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि रिस्टोरेशन मीन्स जहाँ जो जगह पे वन थे या फिर कोई भी एक वेजिटेशन था उसको नष्ट कर दिया गया, उसको वापस से उस स्थिति में तो नहीं ला सकते, उसके समकक्ष स्थिति में लाना। जैसे कि कोयला माइन एरिया में, जैसे यहाँ पास में ही सिंगरौली जगह है जहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है कोल इंडिया के अंतर्गत। तो उन जगहों पर वापस से किस तरह से प्लांट्स को लगाया जाए। प्लांट्स को लगाना सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हमने प्लांट लिया लगा दिया किसी भी प्लांट को, हमें उसको सोचना होता है कि क्या वह वहाँ का स्थानीय है। स्थानीय प्लांट का होना, स्थानीय पेड़ का होना बहुत आवश्यक है। उसका कारण क्या है, अगर हम किसी अस्थानीय पेड़ को लगाते हैं, जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एक साउथ अफ्रीका का ट्री था जिसको 19वीं सदी के अंत में राजस्थान के एक राजा ने भारत में लाए थे। उसके बाद वह बहुत तेज़ी से फैला। बाद में अध्ययन में पाया गया कि वह प्लांट भूमिगत जलों का दोहन करता है बहुत ही अधिक रेट पर। तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि प्लांट है, क्या हो गया, लेकिन जब वो बहुत बड़े स्तर पे हो जाता है और जब भूमिगत जलों को लेने लगता है तब हमारे आसपास के जो जल होते हैं उसमें कमी आ जाती है। तो आज तो हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन 10 साल के अंदर जब हमारे नलों में, हमारे पंपिंग सेट में पानी नहीं आता है, तब फिर हम सरकार की ओर जाते हैं। फिर वहाँ पे हज़ारों करोड़ों रुपए की स्कीम बनती है, फिर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम को वर्क करना पड़ता है। तो सोचिए, अगर हम इस चीज़ों को शुरू से ध्यान रखें, ये छोटी छोटी, तो हम हज़ारों करोड़ों रुपयों के साथ साथ अनेकों जो फालतू की मेहनत है
जो पूरे तंत्र की मेहनत जो एक जगह जा रही है जिसको हम शुरू से बचा सकते थे, तो उसको रोक सकते थे। डॉक्टर साहब, देश के शहरों में पर्यावरण बिगड़ रहा है और जल स्तर निरंतर जमीन में नीचे चलता जा रहा है, जो कैसे फिर पर्यावरण को बना कर रखेंगे कि जब जल स्तर नीचे चला जाएगा तो ये कैसे हमारा पेड़ पौधा जिंदा रहेगा? जल स्तर, जो मृदा में जल होता है वह तो विभिन्न स्तरों में होता है। चूँकि पेड़ों को जल तो मिल जाएगा क्योंकि वह विभिन्न रूपों से कैपिलरी सिस्टम से जल पानी को तो ले लेंगे, लेकिन जो जल स्तर का नीचे जाने का हमारे ह्यूमन पे और उसके साथ साथ एनिमल लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको टैकल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे जो तालाब हैं, जलाशय हैं, उनको प्रिजर्व करना। वह सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो वेटलैंड है जिसको हम दलदल बोलते हैं, गाँव में अक्सर उसको उपेक्षित जगह बोली जाती है, वह एक बहुत ही ज़्यादा, समझिए जितना ज़्यादा आप समझ सकते हैं उतना इम्पॉर्टेंट प्लेस है। सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको मार्क करना चाहिए, उसको GIS लोकेट करना चाहिए कि कल को कोई भी रियल एस्टेट का आदमी आकर के उस जगह को न कब्जा कर ले। आपके इस पर्यावरण के ज्ञान का देशवासी कैसे लाभ उठाएं? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक सामाजिक चेतना है। जब वह चेतना लोगों के जनमानस में आ जाएगी तभी वो पर्यावरण, हम इस चीज़ को अपने पॉलिटिशियंस तक पहुंचा पाएंगे। आज का या कभी का भी समाज क्या होता है? वह समाज का एक सोच होता है जो हम अपने समकक्ष किसी भी अपने राजनेता को पास करते हैं, वह और ऊपर के ऊपर भेजता है और एक तरह से पॉलिसी को बनाया जाता है। तो मैं ये सबसे ज़्यादा चाहूँगा कि लोगों में सबसे अंदर पहले खुद चेतना जागृत हो, ताकि वह एक छोटे से छोटे कार्यों को भी सोचें कि क्या ये प्लास्टिक खरीदना हमें ज़रूरी है? क्या हम प्लास्टिक की जगह झोला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक आम आदमी कर सकता है तुरंत के तुरंत? क्या हम एक कनेर का ही पेड़ लगा सकते हैं अपने घर में, जो कि ज़्यादा जगह नहीं लेता है? क्या हम सिर्फ छोटे छोटे पारिजात का पौधा लगा सकते हैं? क्योंकि ऑफकोर्स हमारे आज ज़मीनें बहुत महंगी हैं, जगहें बहुत कम हैं, लेकिन हम एक छोटा सा जगह खाली करके वहाँ पे कुछ पेड़ लगा सकते हैं जो कि आपको भी सुख दे और आपके वातावरण को भी सही रखे, जिससे जन में एक चेतना हो जो हमारे नेताओं तक जाए और वो कल को पॉलिसी बनाते समय उन चीज़ों का ध्यान रखें। क्या देशवासी जो जंगल हैं उनका भी अपने आर्थिकी में लाभ ले सकते हैं? हाँ, ये काफ़ी ही मुद्दा आजकल उठता है कि किस तरह से हम वनों को अपने आर्थिकी में प्रयोग में लाएं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बनारस में हैं तो हमें हिमालय के वनों से या फिर कहीं के वनों से मिले ही मिले। वह उन लोगों के लिए है जो वहाँ के पास के लोगों के लिए है। दूसरा चीज़, वनों का बहुत बड़ा योगदान है। वन हमें एक बहुत बड़ी संख्या में ऑक्सीजन देता है, जो कि आपके आर्थिक अगर हमारे अंदर प्राणवायु ही नहीं रहेगी तो हम चलेंगे कैसे? वह उससे बड़ा आर्थिक उपयोग क्या हो सकता है? तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो लोग उस जंगलों के किनारे रहते हैं उसके लिए विभिन्न योजनाएं होती हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए आर्थिकी भी कमा सकते हैं। और जो लोग जंगल से दूर हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वह हिमालय पे स्थित जंगल, वहाँ से भी हवा चल करके, वहाँ से भी प्राणवायु चल के आप तक पहुँच रही है, तो उसको हमको किस तरह से संरक्षित रखना है और उसके लिए कार्य करना है। पहाड़ों पर बहुत सारे वनौषधियाँ हैं जो मैदानी क्षेत्र में नहीं मिलते, इसको भी आर्थिकी में क्या बदला जा सकता है? हाँ, ये करा तो जा सकता है, लेकिन यह करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसका कितना दोहन कर रहे हैं। अन्यथा यह होगा कि अनेकों औषधियाँ लुप्त हो चुकी हैं इसी वजहों से। तो आज की प्रैक्टिस में हम ये करते हैं कि उन औषधियों को लाते हैं, नर्सरी में उगाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जंगलों से सीधे बहुत ज़्यादा औषधि का करेंगे। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका हर कार्य में यह होना चाहिए कि क्या यह हमारे पर्यावरण को लाभ पहुँचाएगा
या यह नुकसान पहुंचाएगा, इस चीज़ को हमें अपने मस्तिष्क में और जन चेतना में सोच करके रखना चाहिए। अगर ये आ गया तो हम स्वयं ही एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। माने छोटे बच्चों में भी पर्यावरण के विकास पर बातचीत होनी चाहिए। सदैव होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे ही चल के हमारे भविष्य बनाते हैं हमारे देश का। बहुत बहुत धन्यवाद।